नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BHU वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं CHS 9th के लिए हिंदी के सिलेबस के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि CHS का जो सेंट्रल हिंदू स्कूल का जो स्कूल एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसको हम SET बोलते हैं, उसमें 9th क्लास के लिए हिंदी का सिलेबस क्या है, कितने प्रश्न आते हैं, कहाँ से प्रश्न आते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम है विकास मणि मिश्रा और मैं आपका हिंदी का मेंटर हूं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा BHU का जो CHS 9th के लिए जो एग्जाम होगा, उसका हिंदी के लिए वेटेज कितना है, हिंदी में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें। तो चलिए यहीं से आप देख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है कहां से पूछे जाते हैं 20 प्रश्न। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। तो भाई चलिए शुरू करते हैं, हम अपना सिलेबस देखते हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों, सबसे पहले आपके लिए ये जान लेना जरूरी है कि भाई हम सिलेबस की वीडियो क्यों देखते हैं, क्यों जरूरी है हमारे लिए सिलेबस। तो सबसे पहले आप एक बार ये सोचिए कि जैसे आपको अपने घर से कहीं जाना है, मान लीजिए कि आपको अपने घर से अपने स्कूल जाना है, तो आपको रास्ता पता होना चाहिए ना कि आपको किस रास्ते से जाना है ना। जब तक आपको रास्ता नहीं पता होगा तब तक आप स्कूल कैसे पहुंचेंगे ही नहीं। अगर पहुंचेंगे तो भटकते भटकते बहुत टाइम लग जाएगा, इधर उधर बहुत थक जाएंगे आप, है ना। तो यही हमारे एग्जाम में होता है कि अगर हमको पता है कि हमारा सिलेबस क्या है, यानी कि हमको रास्ता पता है, हमको किधर से जाना है, और जब हमको वो रास्ता पता हो जाएगा तो हम सीधी सी बात है, जहां हमको जाना है वहां तक तो पहुंच ही जाएंगे, है ना। तो बस यही चीज है, जब हमको पता है कि हमको क्या पढ़ना है ना। देखिए, हमको ये तो पता है कि हमको जाके एग्जाम में जाना है और हम जो हमसे पूछा जाएगा वो क्वेश्चन के आंसर हमको देने हैं, लेकिन आंसर हम कैसे देंगे, है ना। हम जाएंगे किधर से मतलब हम तैयारी कैसे करेंगे, क्या चीज पढ़ेंगे। तो बस वही तो सिलेबस है। जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा तब तक आपको जान ही नहीं पाएंगे कितने प्रश्न कैसे कहां से पूछे जाते हैं। तो इसीलिए सिलेबस होता है, ताकि आप लोगों के दिमाग में ये चीज बैठ जाए कि इतनी इतनी चीजें यहां से पूछी जाती हैं, और हम अगर इनको कर लेते हैं तो हम एग्जाम में तो फिर कुछ भी पूछा जाए हम तो भैया करके आने वाले हैं। तो बस यही चीज है बच्चों। चलिए आज हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस है क्या। देखिए, हिंदी, अब हिंदी में आप लोग पढ़ते होंगे हिंदी व्याकरण, है ना। ऐसे हिंदी में हिंदी साहित्य भी होता है, ठीक है। क्या होता है? हिंदी साहित्य। एक होता है हमारा हिंदी साहित्य जिसको हिंदी लिटरेचर बोलते हैं, और दूसरा होता है हिंदी व्याकरण जिसको हम ग्रामर बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले ये जान गए कि एक हिंदी जो हमारा विषय है उसमें एक हिंदी साहित्य होता है और एक हिंदी व्याकरण होता है। सीधी सी बात है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कोई कठिन बात है ही नहीं समझने के लिए। हमको बस इतना समझना है कि एक हिंदी है और हिंदी के दो भाग हैं, हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण, है ना। अब देखिए हिंदी साहित्य में क्या होता है। जैसे आप देखते हैं कि आपसे कभी कभी एग्जाम में, आपने तो पेपर देखे ही होंगे ना, प्रीवियस ईयर के, पिछले साल के आपने पेपर्स देखे ही होंगे। तो उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, कि जैसे आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ईदगाह किसकी कहानी है ना। तो ईदगाह किसकी कहानी? मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। ऐसे करके आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यानी कि रचना है, जो ईदगाह है वो क्या है? रचना है। और लिखने वाला कौन है? रचनाकार है। तो रचनाकार है कौन है ईदगाह के? मुंशी प्रेमचंद। बस सिंपल सी बात है। तो साहित्य में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। साहित्य सुन के आप लोग एकदम हड़बड़ा गए होंगे कि सर साहित्य क्या होता है। कुछ भी तो नहीं होता। यही तो है कि आपको एक रचना दे दी जाएगी, है ना। वो रचना कहानी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और आपसे पूछा जाएगा ये किसने लिखी है। बस आपको वो बताना है ये किसने लिखी है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि रामचरितमानस किसने लिखी है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। बस रामचरितमानस जो है वो आपकी रचना हो गई, और गोस्वामी तुलसीदास जी हैं वो रामचरितमानस के रचनाकार हो गए। तो साहित्य से आपसे बस ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। और साहित्य में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? जैसे ये पूछा जाता है कि जो कबीर थे उनकी भाषा क्या है। जैसे कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपसे साहित्य से, बहुत छोटे छोटे प्रश्न, बहुत सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आराम से उनको करेंगे। सारी चीजें आपको मैं समझाऊंगा, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है आपको, ठीक है। तो साहित्य में आप समझ गए, बहुत छोटा सा सिलेबस, जरा सा सिलेबस, है ना। एक दिन में आप लोग खत्म कर लेंगे। उसके बाद आता है हमारा व्याकरण का सिलेबस, ठीक है। व्याकरण, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर व्याकरण। अब देखिए व्याकरण में क्या होता है। सबसे पहले आप हिंदी जब पढ़ते हैं तो आप वर्णमाला से स्टार्ट करते हैं ना, अ आ इ ई, है ना। यहीं से आ से और ज्ञा तक जाते हैं।
तो यही तो वर्णमाला है। तो हिंदी की शुरुआत ही वर्णमाला से होती है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या रहेगा? वर्णमाला ज्ञान, है ना, जिसमें हम वर्णमाला का ज्ञान अर्जित करेंगे कि सर वर्णमाला क्या होती है, उसमें कितने अक्षर होते हैं, कौन कौन से अक्षर कैसे कैसे होते हैं, तो हम वो चीजें समझेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो शब्द से पूछे जाते हैं। शब्द, अब सर ये शब्द क्या होता है? तो जैसे शब्द होता है, कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, है ना, रूपांतर के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। अब ये क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे आपने देखा होगा कि आपको कोई शब्द दे दिया गया और ये पूछा गया कि इनमें से यौगिक शब्द कौन सा है। ठीक है, आपको एक शब्द दे दिया गया और उसमें पूछा गया क्या ये यौगिक शब्द है या यौगिक शब्द कौन सा है उनमें से, और आपको छांटना होता है। अब ये यौगिक शब्द क्या होता है, योग रूढ़ क्या होता है, रूढ़ क्या होता है, अविकारी क्या होता है, विकारी क्या होता है। बस शब्द में हम इसी को जानेंगे। जब हम पढ़ेंगे तो हमको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे इधर देखिए लिखा हुआ है उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर, रूपांतर के आधार पर, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। जब हम शब्द पढ़ेंगे हमको सब कुछ समझ आ जाएगा, कोई आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, सारी चीजें समझ में आएंगी। फिर आपसे पूछे जाते हैं तद्भव और तत्सम शब्द। जैसे आग का तत्सम शब्द क्या है? अग्नि है। ऐसे करके आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो तद्भव और तत्सम प्रश्न हो गए। फिर पर्यायवाची पूछा जाता है। जैसे सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य का जो पर्यायवाची है भानु, रवि, उदय, अर्क, भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे चंद्रमा के हैं। तो जितने भी शब्द हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उनके पर्यायवाची शब्द हम देखेंगे। फिर उसके बाद आपसे कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? आपसे पूछा जाता है विलोम शब्द, यानी कि एंटोनिम्स। जैसे विलोम शब्द पूछा जाते हैं। विलोम शब्द आपको पता है कि एक शब्द दिया होगा, उसका आपको उल्टा बताना है। जैसे आपसे पूछ लिया गया दिन का विलोम शब्द क्या है? दिन का विलोम शब्द रात है। दिन का उल्टा क्या होता है? रात होता है। ऐसे करके आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत सिंपल सिंपल, कुछ भी कठिन आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। और मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ऐसे पढ़ा दूंगा कि आप जब एग्जाम में जाएंगे सारे क्वेश्चन करके आएंगे, आपको कुछ भी दिक्कत लेने की, ठीक है, समस्या लेने की, चिंता करने की कोई कहीं पर भी जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से हम लोगों को समझ में आने वाला है। फिर आपसे मुहावरे एवं लोकोक्तियां पूछे जाते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, जैसे एक मुहावरा होता है कि दांतों तले उंगली दबा लेना। इसका अर्थ क्या होता है? आश्चर्यचकित हो जाना, है ना। इसका अर्थ क्या होता है? आश्चर्यचकित हो जाना। ऐसे करके आपसे मुहावरे पूछे जाएंगे और बस आपको बताना है कि इनका अर्थ क्या है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। यहां तक कोई आपको किसी को कोई दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई आगे देखते हैं और हमारा सिलेबस क्या है। अब देखिए, फिर आपसे पूछा जाता है अशुद्धि संशोधन। अब सर ये अशुद्धि संशोधन क्या होता है? आपने बड़ा लंबा चौड़ा बोल दिया। अरे क्यों चिंता करते हो? देखिए अशुद्धि संशोधन क्या होता है? इसमें विभक्ति, वर्ण, स्वर, मात्रा, लिंग। अब ये क्या होता है बताते हैं। जैसे लिंग आप समझते हैं क्या होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है। जैसे आपसे एक वाक्य लिख दिया जाएगा कि राजा जाति है। क्या लिख दिया? आपको एक एग्जाम्पल दे दिया कि राजा जाति है। अब आप ये बताइए क्या राजा जाति है होगा या राजा जाता है होगा? भाई राजा तो पुल्लिंग है ना। राजा क्या है? राजा तो पुरुष है, राजा मेल है। और सर मेल के साथ ना हम जाति नहीं लगाते, मेल के साथ तो हम जाता लगाएंगे कि राजा जाता है या लड़का जाता है ना। रानी जाती है या लड़की जाती है तब हम जाति लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर इन्होंने वाक्य में अशुद्धि दे दी, अशुद्धि दे दी वाक्य में। और हमको बस यही अशुद्धि तो सही करनी है। जाती है तो जाता है करना है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें लिंग संबंधी इन्होंने अशुद्धि दे दी। ऐसे करके जब हम अशुद्धियां पढ़ेंगे तो हमको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि अशुद्धि क्या होती है, कैसे होती है। तो हमको ऐसे करना है, ठीक है। ये समझ गए आप लोग। अब उसके बाद देखिए संधि। संधि क्या होता है ना। जब दो स्वरों का मेल होता है या फिर दो अक्षरों का मेल होता है, ठीक है, उसको संधि कहते हैं, ठीक है। जब हम संधि पढ़ेंगे तो इसकी असली व्याख्या क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, तब हम वो अच्छे से जानेंगे। अभी मैं आपको मोटे तौर पर बता रहा हूं। जैसे आपसे संधि में पूछ दिया जाता है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। आपसे लिख दिया गया विद्यालय। अब आप विद्यालय का कैसे बताएंगे कि जैसे विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्या प्लस आलय, है ना। कितनी सिंपल सी बात है। तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद समास पूछा जाएगा आपसे, समास पूछा जाएगा, है ना। अब समास क्या होता है? अब देखिए ऐसे पूछा जाता है कि जैसे राजा रानी में कौन सा समास है, ठीक है।
ऐसे आपसे पूछ दिया गया, राजा रानी लिख दिया और इसमें पूछेंगे कौन सा समास है। तो एक सिंपल सी ट्रिक आपको बताते हैं, जहां पर ये हाइफन लगा हो, ठीक है, डैश लगा हो, वहां पर क्या होता है, वहां पर द्वंद्व समास होता है। ऐसे करके जब हम अपने क्लास में पढ़ेंगे तो हम आपको सारी चीजें बताएंगे, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, है ना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे कि जैसे आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे कि इसमें क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चलिए सर हम ये भी समझ गए। अब देखिए रस, आपसे रस पूछा जाता है। अब सर रस क्या होता है? देखिए जब आपने अपने क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे आप पढ़ते थे कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। क्या है इसमें? उत्साह आ रहा है, तो इसमें वीर रस है। क्या है इसमें? वीर रस है ना, क्या है इसमें? वीर रस है। तो यही रस होते हैं। तो रस के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से रस होते हैं, है ना, और उनके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, तो वो सारी चीजें हम जानेंगे, है ना। अब मैंने वीर रस का उदाहरण इसलिए दिया आपको क्योंकि वीर रस जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर जोश आ जाता है, उत्साह आ जाता है, स्फूर्ति आ जाती है ना, हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है। तो इसलिए हमने वीर रस का आपको एग्जाम्पल दिया। बहुत सरल सरल चीजें हैं। फिर देखिए छंद। अब छंद सर क्या होता है? छंद जैसे आपने देखा दोहा, चौपाई, आपके घर में आपके माता पिता रामायण पढ़ते होंगे तो उसमें दोहा और चौपाई आता है। आपने हनुमान चालीसा पढ़ा होगा, उसमें दोहा और चौपाई है ना। तो ऐसे करके हम छंद को पढ़ेंगे। फिर देखिए अलंकार। अब अलंकार क्या होता है? अलंकार का मतलब होता है आभूषण, मतलब गहना। अब देखिए जब कोई व्यक्ति, है ना, अब पुरुष तो वैसे पहनते नहीं हैं गहने, पहनते बहुत कम पहनते हैं, पर महिलाएं गहने पहनती हैं बहुत ज्यादा। अब बताइए जब महिलाएं गहने पहनती हैं तो क्या होता है? जब महिलाएं गहने पहनती हैं तो क्या होता है? उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। ऐसे ही हमारी हिंदी में है कि जब हम क्या करते हैं उसमें अलंकार डाल देते हैं, यानी कि हम अपनी हिंदी को कुछ गहने पहना देते हैं, कुछ आभूषण पहना देते हैं, तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो बस वो अलंकार है। ठीक है, अलंकार में जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, जब हम पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको बताएंगे। फिर उसके बाद उपसर्ग एवं प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है? उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द से पहले जोड़े जाते हैं, ठीक है, और प्रत्यय कौन से शब्द होते हैं? प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं। जैसे अब देखिए हमने लिखा उपस्थित, ठीक है, क्या लिखा? उपस्थित। अब देखिए उपस्थित में हमने क्या किया? हमने अन उपसर्ग जोड़ दिया। ये क्या है? अन उपसर्ग जोड़ दिया। और जब हम अन प्लस उपस्थित करेंगे तो ये देखिए बदल कर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुपस्थित, है ना। पहले उपस्थित था, उसमें हमने अनुपसर्ग जोड़ दिया और ये अनुपस्थित हो गया। ये तो सर अर्थ ही बदल गया। तो यही तो होता है, जब किसी शब्द के आगे कोई शब्द जुड़ जाता है और उसका अर्थ बदल देता है वो उपसर्ग हो जाता है, और जब किसी शब्द के बाद में कोई शब्द आके जुड़ जाता है और उसका अर्थ बदल देता है वो प्रत्यय होता है। जैसे अब मान लीजिए यहां पर हमने लिख दिया पढ़, ठीक है, और इसमें हमने आई प्रत्यय जोड़ दिया। अब देखिए ये क्या है? ये प्रत्यय है, और जब ये बना तो ये पढ़ाई हो गया, है ना। तो ये आपका उपसर्ग और प्रत्यय हो गया। समझ में आ गया आपको ये चीज? ठीक है भाई। फिर आता है आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे आपको एक वाक्य दिया गया होगा और पूछा जाएगा कि इसके लिए एक शब्द क्या होगा, है ना। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके जैसा कोई दूसरा बना ही ना हो, तो वो क्या हो जाएगा? यूनिक हो जाएगा ना। मतलब क्या हो जाएगा? वो अद्वितीय हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके जब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तब उनको एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द बोला जाएगा। तब हम इन चीजों को भी बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आपको समझ में आया कि हमारा सिलेबस क्या है। हमारा सिलेबस जो है मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं कि जैसे हमारा है विषय हिंदी, हिंदी में हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण। फिर हम जब आगे आते हैं तो देखते हैं साहित्य में हमसे रचना और रचनाकार पूछे जाते हैं। वैसे साहित्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपके क्लास जो है वो छोटी क्लास है, तो उसमें बहुत कम चीजें पूछी जाती हैं, बहुत सरल चीजें पूछी जाती हैं, तो बहुत कम पूछा जाता है इससे। फिर देखिए फिर व्याकरण आता है हमारा। व्याकरण में वर्णमाला, शब्द, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। और उसके बाद हम आगे स्लाइड पे चलते हैं
अशुद्धि संशोधन, संधि समास, रस छंद अलंकार, उपसर्ग एवं प्रत्यय और वाक्यांश के लिए एक शब्द। बस इतना ही तो आपका सिलेबस है। ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, इसलिए मैंने आपको सिलेबस का वीडियो दिया ताकि आप लोग बहुत अच्छे से समझें कि आपके जो हिंदी के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं ना, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि आपके हिंदी के कितने 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अब 20 क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं ये भी तो पता होना चाहिए आपको, है ना। अब वैसे तो हिंदी बहुत बड़ी है, इसीलिए तो हमको सिलेबस की जरूरत पड़ती है ताकि हम समझ पाएं कि क्या क्या चीजें कहां से कैसे पूछी जाती हैं। और जब हमको ये पता होगा तो हम वो पढ़ेंगे, और जब वो पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है, जब हम परीक्षा देने जाएंगे जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा हम वो तुरंत फटाक से कर देंगे, है ना। चलिए अब देखिए, हमारे CHS के अभी भी एडमिशन जो है वो स्टार्ट है। BHU वर्ल्ड जो चैनल है, ठीक है, उस पे क्लास अभी भी एडमिशन चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल शिक्षा वर्ल्ड ऐप डाउनलोड करना है। क्या करना है, मैं स्पेलिंग यहां पर लिख देता हूं, SIKSHA, ठीक है, WORLD। तो आपको शिक्षा वर्ल्ड ऐप अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से, उस पर आप रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है। फिर आप CHS सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपको एडमिशन लेना है, तो आप उस बैच में एनरोल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7081690644 इस पे आप कॉल करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं कि आपको कैसे एडमिशन लेना है, कैसे आपको आपके बैचेस कैसे बनेंगे, कैसे आपको वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का CHS 9th के लिए हिंदी का सिलेबस। बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत सरल तरीके से आपको समझाया कि सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है और हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। अगर अभी तक आप हमारे बैच में एनरोल नहीं हुए हैं तो फटाफट आप लोग एनरोल हो जाइए, क्योंकि अभी भी एडमिशन चालू है। इससे आपको BHU एंट्रेंस जो है, आपका जो CHS का स्कूल एंट्रेंस टेस्ट है, वो क्रैक करने में बहुत मदद मिलने वाली है, बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, इसी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।